हेलो नमस्कार। आज हम प्रतियोगिता दर्पण की इस सीरीज में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जो कि प्रतियोगिता दर्पण मई महीने के मासिक मैगजीन से लिया गया है। इसमें हम जिन महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु पर बात करेंगे वो होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिशस यात्रा। उसके बाद होगा नए चुनाव के पश्चात शहबाज शरीफ पाकिस्तान में नई गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री जो बने हैं उसके बारे में होगा। फिर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद नेपाल में प्रधानमंत्री प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस को सत्तारूढ़ गठबंधन से बाहर किया। ओली के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी अब शाता में है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 वर्ष के एक और कार्यकाल हेतु इस पद पर पुनः निर्वाचित हुए हैं, इस न्यूज को देखेंगे। और फिर हथियारों की खरीद में भारत का विश्व में पहला स्थान, अमेरिका हथियारों में सबसे बड़ा विक्रेता, स्वीडिश संस्था की एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट को जानेंगे। और उसके बाद स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है। भूटान के प्रधानमंत्री तेसेरिंग टोब्गे की भारत यात्रा पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बात करेंगे कि वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स में भारत का 143 देशों में 126वां स्थान आया हुआ है। तो चलिए एक एक करके हम सारी खबरें को विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मॉरिशस यात्रा। मॉरिशस सरकार के निमंत्रण पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिशस की 3 दिन की राजकीय यात्रा 11 से 13 मार्च 2024 को की। 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रपति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी के रूप में वहां की सरकार ने उन्हें आमंत्रित किया था। इसके लिए 11 मार्च को मॉरिशस पहुंचने पर पोर्ट लुइस हवाई अड्डे पर उनकी आवागनी मेजबान प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने स्वयं ही पूरे राजकीय सम्मान एवं गार्ड ऑफ ऑनर के साथ की। उसी शाम मेजबान प्रधानमंत्री जगन्नाथ के साथ पारस्परिक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर वार्ता राष्ट्रपति मुर्मू की हुई। मॉरिशस में रह रहे भारतवंशी की 7वीं पीढ़ी को उनके पूर्वजों की भूमि से जोड़ने का प्रयास के तहत भारत की विदेशी नागरिकता ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी OCI प्रदान करने के लिए एक प्रावधान को मंजूरी उन्होंने प्रदान की। भारत समर्थित 14 परियोजनाओं को मेजबान प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से उद्घाटन उन्होंने किया। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण द्विवर्षीय समझौता का आदान प्रदान भी इस अवसर पर हुआ। उसी दिन मेजबान राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने उपहार स्वरूप रुपे कार्ड श्रीमती मुर्मू ने भेंट किया। रुपे कार्ड को श्रीमती मुर्मू ने भेंट किया, जिसे हाल ही में मॉरिशस में लॉन्च किया गया है। 12 मार्च को मॉरिशस के 56वें राष्ट्रीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में वह शामिल हुई। भारतीय नौसेना की एक टीम, जिसमें नौसेना के 2 प्रशिक्षण स्क्वाड्रन पोत INS तीर व CGS सारथी शामिल थे, भी इस समारोह में शामिल रहे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहने वाली वर्ष 2000 के पश्चात भारत की 6ठी राष्ट्रपति है। ठीक है, भारत की 6ठी राष्ट्रपति है 2000 के बाद। 12 मार्च को ही ऐतिहासिक दांडी मार्च की वर्षगांठ के दिन महात्मा गांधी संस्थान में राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि भारतीय राष्ट्रपति ने अर्पित की। उसी दिन मॉरिशस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से उन्हें सम्मानित किया। डॉक्टर ऑफ लॉ मानद उपाधि से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। पोर्ट लुइस में प्रवास के दौरान मॉरिशस नेशनल असेंबली के अध्यक्ष, वहां के उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश व देश के कई और महत्वपूर्ण नेताओं ने भी राष्ट्रपति से भेंट की। 13 मार्च को स्वदेशी वापसी से पूर्व मॉरिशस के प्रमुख ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का अवलोकन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया। अप्रवासी घाट, जहां भारतीय श्रमिक सबसे पहले वहां पहुंचे थे, कि अतिरिक्त पवित्र गंगा तालाब आदि इनमें शामिल है। पवित्र गंगा तालाब परिसर के धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में पुनर्विकास करने में भारत सरकार की ओर से मदद की घोषणा भी उन्होंने की। भारतीय मूल के लोगों को एक संबोधन का एक कार्यक्रम भी पोर्ट लुइस में राष्ट्रपति
मुर्मू के कार्यक्रम में शामिल था। नए चुनावों के पश्चात शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नई गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री बने हैं, शहबाज शरीफ। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कुछ पढ़ना भी नहीं है, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पाकिस्तान की 16वीं नेशनल असेंबली है 8 फरवरी 2024 को संपन्न होती है और उसमें आप देख सकते हैं शहबाज शरीफ को में किसी भी पार्टी के स्पष्ट बहुमत न मिलने के पश्चात पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग एवं तथा बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी पीपुल पार्टी में गठबंधन सरकार का गठन वहाँ मार्च 2024 में किया, जिसमें नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया गया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अतिरिक्त अन्य विभिन्न छोटे दलों मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू आदि का समर्थन शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार को प्राप्त है। 72 वर्षीय शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पूर्व इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा प्रधानमंत्री पद से हटाने के पश्चात अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक गठबंधन सरकार का नेतृत्व उन्होंने किया था। ठीक है, बस इतना ही चीज़ को इसमें ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ की तरफ, और वो है आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। बस ये नए निर्वाचन से अगर प्रश्न उठा तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया है, किसी को चुनाव में आया है, तो आसिफ अली जरदारी है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस को सत्तारूढ़ गठबंधन से बाहर किया। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस को सत्तारूढ़ से बाहर किया। ओली के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी अब क्या है, सत्ता में है। ठीक है, ओली के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी अब सत्ता में है। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक फेरबदल के तहत नेपाल में सत्तारूढ़ गठबंधन में परिवर्तन मार्च 2024 में हुआ तथा प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के मतभेदों के चलते शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़कर केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के साथ गठबंधन कर लिया है। इसमें 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 88 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस अब विपक्ष में आ गई है तथा वामपंथी दलों के गठबंधन एक ही बार में वहां सत्तारूढ़ हो गया है। दोनों वामपंथी दलों प्रचंड के नेतृत्व वाली सीपीएन माओवादी तथा ओली के नेतृत्व वाली सीपीएन यूएमएल के गठबंधन वाली नई सरकार के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी व जनता समाजवादी पार्टी में शामिल है। इसमें ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं। इस प्रकार मालदीव की तरह नेपाल में भी चीन के प्रभाव वाली सरकार अब सत्ता में है। ये चिंताजनक बात है भारत के लिए कि मालदीव की तरह जैसे मोहम्मद मोइजू मालदीव में चीन के प्रति उनका झुकाव है, ठीक उसी प्रकार ओली जी हैं, इनका भी झुकाव चीन के प्रति है। सरकार अब सत्ता में है। नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा भारत के समर्थक माने जाते हैं, जबकि सत्ता में शामिल हुए केपी शर्मा चीन के समर्थक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 वर्ष के एक और कार्यकाल हेतु इस पद पर पुनर्निर्वाचित हुए हैं। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 6 वर्ष के एक और कार्यकाल हेतु इस पद पर मार्च 2024 में भारी बहुमत से निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, इस पद के लिए 15 से 17 मार्च को 3 दिन तक संपन्न मतदान में 88.48% मत पुतिन को प्राप्त हुए, जबकि निकटतम प्रतिनिधि कम्युनिस्ट पार्टी के निकोलाय, इस बात को ध्यान रखिएगा, निकोलाय खारितोनोव को 4.37% मत प्राप्त हुए। मुकाबले में 2 अन्य प्रत्याशी लियोनिद स्लटस्की व व्लादिस्लाव डावनकोव थे। इस प्रकार इस चुनाव में बड़े मुकाबले का सामना वर्तमान राष्ट्रपति को नहीं करना पड़ा। अमेरिकी के चुनाव पर प्रतिक्रिया में कहा कि रूस में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं।
अमेरिका के चुनाव पर प्रतिक्रिया में कहा कि रूस में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए यह परिणाम अप्रत्याशित नहीं है। कुल 11.42 करोड़ मतदाताओं में से मतदान करने वालों का प्रतिशत 77.49% रहा। 71 वर्षीय व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित में अब 2030 तक इस पद पर रहेंगे। इसके साथ ही जोसेफ स्टॉलिन को पीछे छोड़ते हुए रूस के 200 वर्षों के इतिहास में सबसे ज़्यादा समय तक सत्ता में रहने वाले नेता वो हो जाएंगे। राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री के रूप में 1999 से वे सत्ता में बने हुए हैं। खराब स्वास्थ्य के चलते बोरिस एल्त्सिन के राष्ट्रपति पद 31 दिसंबर 1999 को त्यागपत्र के पश्चात कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार उन्होंने संभाला था तथा मार्च 2000 में पहली बार व 2004 में दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। देखिए, मार्च 2000 में वह पहली बार तथा 2004 में वह दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। तत्कालीन संवैधानिक प्रावधान के अनुसार लगातार 2 बार के पश्चात वह राष्ट्रपति नहीं रह सकते थे। ऐसे में 2008 में अपने सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बनवाकर उनकी सरकार में प्रधानमंत्री वो रहे। मेदवेदेव सरकार में एक संविधान संशोधन कर राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया, जिसके पश्चात पुतिन 2012 में तीसरी बार तथा 2018 में चौथी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इस बीच जुलाई 2020 में लाए गए एक अन्य विवादास्पद संविधान संशोधन में 2024 में भी इनके चुनाव लड़ने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हथियार की खरीद में भारत का विश्व में पहला स्थान। अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता है। अगर खरीदारी की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा हथियार अभी खरीदने वाला कोई देश है तो भारत है। बेचने वाला अगर कोई देश है तो अमेरिका है। ठीक है, यह किसकी रिपोर्ट है तो सिपरी की रिपोर्ट है। विश्व में हथियारों के बड़े क्रेताओं एवं विक्रेताओं के संबंध में रिपोर्ट स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक, जिसको सिपरी कहते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। यह संस्था ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023 शीर्षक से मार्च 2024 में जारी वैश्विक रिपोर्ट में बताया कि 2014 से 18 की तुलना में 2019-23 की 5 वर्षों की अवधि में भारत के हथियारों का आयात 4.7% की वृद्धि हुई है तथा इस अवधि में भारत विश्व के हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के पड़ोसी देश में चीन के शस्त्र आयातों में इस अवधि में 44% की गिरावट जहां आई है, पाकिस्तान के हथियारों में 43% की वृद्धि इस अवधि में दर्ज की गई है। संस्था पिछली सालाना रिपोर्टों के तर्ज पर वर्ष 2024 की रिपोर्ट में भी विश्व में हथियारों के सभी प्रमुख निर्यातकों राष्ट्रों व उनसे हथियार खरीदने वाले प्रमुख देशों तथा हथियारों के सभी प्रमुख आयातक राष्ट्रों के नामों से उल्लेख किया है। इसमें अग्रणी देश का नाम से संबंधित जानकारी दिए गए बॉक्स में दिए गए, आप इसको देख सकते हैं। हथियार के कुल वैश्विक निर्यात में अंश की अगर बात करें तो 1 नंबर में बेचने वाला में अमेरिका है, फ्रांस है, 3 नंबर में रूस है, 4 में चीन है, 5 में जर्मनी है। ठीक, अगर हम हथियारों के प्रमुख क्रेता की बात करें, अगर हथियारों के 3 प्रमुख क्रेता की बात करें तो देख सकते हैं भारत 29% है, उसके बाद 34% है, जबकि सऊदी अरब 15% के साथ है, पाकिस्तान 61% के साथ है। सिपरी की वर्ष 2024 की संदर्भित रिपोर्ट के अनुसार नंबर 1 निर्यातक अगर कोई है तो यूएसए है और कोई सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश है तो भारत है। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना, बस इतना ही ध्यान रखिए। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 32वां सदस्य बन गया है।
अब अगर बात करें नाटो क्या है, तो नाटो यूरोप के उत्तरी अमेरिका देशों का एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा आदि देश इसके प्रारंभिक सदस्य में शामिल हैं। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सदस्य देशों की स्वतंत्रता व स्वायत्तता की रक्षा करना है। इस संगठन के किसी भी देश पर यदि कोई हमला करता है, देखिए ये ऐसा संगठन है कि अगर इस संगठन में पाए गए अगर किसी भी देश पर अगर कोई अन्य देश हमला करता है तो सारे जितने भी सदस्य में शामिल देश है सारे लोग मिलकर मारेंगे। ठीक है, एक प्रकार के ग्रुप है कि अगर इस ग्रुप का कोई पिटाता है तो बाकी जितने भी उस ग्रुप में हैं सभी कोई मिलकर पीटने वाले को मारेगा। मिलकर उसका बचाव करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर सभी मिलकर विरोध देश पर हमला करेंगे। नाटो की स्थापना मूलतः तत्कालीन सोवियत संघ से यूरोप की सुरक्षा के लिए हुई थी। 1949 में स्थापना के समय नाटो के सदस्य देशों की संख्या 12 थी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 32 हो गई। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई है? 32 हो गई है, बल्कि शुरुआती में क्या थी? 12 थी। इसका 32वां सदस्य मार्च 2024 में बना है। इसके पूर्व फिनलैंड अप्रैल 2023 में बना था। 31वां की अगर बात करें तो इसके पूर्व फिनलैंड अप्रैल 2023 में बना था, जबकि ये 2024 में बनने वाला स्वीडन हो गया है 32वां सदस्य।